नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात एक्सक्लूसिव बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने पर भी बातचीत की। राहुल जोशी ने अमित शाह से सवाल पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इन सब के बीच आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं चूके। इस पर बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये कांग्रेस के भीतर का मामला था। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? ये जिम्मेदारी राहुल और सोनिया गांधी की थी। अमित शाह ने आगे कहा, उनकी पार्टी से इतने बड़े नेता इस्तीफा देकर निकल गए, इतना बड़ा गुट निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करवाया, सबने इस्तीफा दिया। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के चलते विद्रोह हुआ। इसकी जिम्मेदारी सोनिया और राहुल गांधी की थी। देश की नज़र कोरोना पे थी। आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं। आप MHA पूरा एक नज़र रखे हुए हैं पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था, मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बयान की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया। वहीं नरोत्तम मिश्रा के कमलनाथ सरकार के चलते प्रदेश में कोरोना फैलने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने में जुटी है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री का एक बयान आता है जिसमें कहते हैं वो एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर आया और उसके जरिए पूरे प्रदेश में फैला। इसका मतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री देश के गृह मंत्री कहते हैं आपका फेलिवर है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया कि किसी भी कांग्रेस की विपक्ष की सरकार बचाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। अमित शाह जी, ये सही है कि विपक्ष की सरकार बचाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, पर विपक्ष को सरकार गिराने में 1000 करोड़ के पैकेज से देश की सरकार लग जाए तो फिर तो लोकतंत्र की हत्या हुई। प्रदेश की सरकार आप नहीं बचाओ, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, पर देश का लोकतंत्र तो आपको बचाना है। पर उसकी हत्या अगर मेरे देश की सरकार करने में लग जाए तो इतिहास याद रखेगा कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से मध्य प्रदेश और देश का लोकतंत्र की हत्या की। मैं मानता हूं उसके लिए देश की सरकार ही जिम्मेवार है। तो ये बयान जो एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 18 ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तब उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है सरकार को बचाने की। इसी को लेकर अब जीतू पटवारी सामने आए हैं, पलटवार किया है, बयान की निंदा भी कर दी है और यह कहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराने की जिम्मेदारी केंद्र पूरी तरह से इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा है। वो ये बात भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की सरकार बचाने की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार गिराने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की अनदेखी की गई, उसी रिपोर्ट की अनदेखी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना दुबई के रास्ते इंदौर आया, इंदौर के रास्ते पूरे प्रदेश में फैला। ये कांग्रेस सरकार की गलती थी, पिछली कांग्रेस सरकार की गलती थी, जिस पर हम लगातार काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर भी नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को लेकर भी जीतू पटवारी ने ये बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी को जिम्मेदारी भी दरअसल अभी दी गई है, उपचुनाव होने, 24 सीटों पर उपचुनाव होने, और यही वजह है कि जीतू पटवारी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अमित शाह का
जो न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने इंटरव्यू लिया। राहुल जोशी ने सीधा सवाल उनसे पूछा कि जब देश भर की नजरें कोरोना पर थी, कोरोना संकट काल था, आप गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इन सबके बीच आपने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, सरकार बनाने से नहीं चूके। और भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जीतू पटवारी साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार गिराने की या विपक्ष की सरकार बचाने की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सरकार गिराने में पूरी आपकी भूमिका है। जी, तो निश्चित रूप से ये तो पूरा देश जानता है, आज ये देश का परसेप्शन है कि नैतिक तरीके से जो है एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया। अब इस पर कितनी भी सफाई दी जाए उससे कुछ हल थोड़ी होने वाला है जी। कौन लोग थे जो उनको बिठाकर अपने प्लेन में ले गए, कौन लोग हैं जिन्होंने जो है उनको बेंगलुरु ले जाने का उनके भुगतान किया, कौन लोग हैं जो वहां पर 10 दिन उनकी सेवा करते रहे। और अब तो पूरी बीजेपी बयान दे दे के कहती, कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि बेंगलोर में जो है सबसे बढ़िया काम जो है हमारे भदौरिया जी ने किया है, तो इनको भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने उसका पक्ष रखा, अखबारों ने ये सारी खबरें छापी हैं। तो जिस अपराध को, पाप को पूरी पार्टी स्वीकार कर रही है, अब उस पर सफाई देने का कोई औचित्य थोड़ी है जी। ये तो जनता जान चुकी है, जनता के दिमाग में जो चीज जानी थी जा चुकी, सबने देखा है। अब इतने बड़े सच को भी अगर हम किसी तरह से कोशिश करें वो उल्टा सुल्टा करने की, तो इससे कुछ हल होने वाला थोड़ी है। अब तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ उन्होंने जो है, और कोई पहली सरकार नहीं गिराई देश में, इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने देश भर में सरकारें गिराई हैं और अभी प्रयास भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं अभी जो है महाराष्ट्र से लेके और सब जगह, अभी क्या उनकी कोशिशें बंद थोड़ी हुई हैं। जी जी, महाराष्ट्र राजस्थान से भी इस तरीके की सुगबुगाहट आती है क्या? नहीं, ये कोशिशें उनकी जारी हैं और ये जो है ये एक नए तरीका का एक लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास है। जनता सफल होती है, देश सफल होता है, या जो है साजिश करने वाले सफल होते हैं, ये समय बताएगा। जी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि हमने दल बदल नहीं करवाया, सबने इस्तीफा दिया, इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। दूसरी बात, आला कमान के प्रति, नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के चलते विद्रोह हुआ। भूपेंद्र जी, देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, वहां पर भी तो यही गेम हुआ ना इस्तीफे का जी। और बाद में जब जो सौदा हुआ था उसके आधार पर उनको सबको टिकट दिया, मंत्री बनाया जी। मध्य प्रदेश में अभी क्या हो रहा है कि आपने जो है ऊपरी बातें कुछ भी करो, सौदा हुआ ये तो साफ है ना, तभी तो मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हो आप 2 महीने से और उसी की सेटिंग जमा रहे हो आप। तो ये अपन कितना भी इसको शक्कर में चाशनी में लपेट के जो है, ये नीम कड़वी है, ये सबको पता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नीम कड़वी है, इस कड़वी नीम का उपचुनाव में कोई फर्क? निश्चित रूप से जनता का अपना परसेप्शन है, जनता सबक सिखाएगी। उसने तो वोट मुफ्त में दी थी, लेकिन उसको जो है 10-10 हजार रुपए में बेचा लोगों ने। जी जी जी, आप प्लीज बने रहेगा। हितेश वाजपेयी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, जीतू पटवारी साहब ने भी बयान दिया है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने सुना होगा कि किसी की सरकार बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि गिराने के लिए केंद्र ही जिम्मेदार है। देखिए, मुझे लगता है ललित जी, सारा घटनाक्रम आपने भी 2-2, 3-3 बजे भी कवर किया है और केवल ये आरोप लगाते रहे। लेकिन ये बात तो सच है ना कि सिंधिया जी 18 साल से उनके सांसद रहे हैं। ये बात भी सच है कि ये जो 25 विधायक गए हैं जी, ये विधायक कांग्रेस के ही विधायक थे जी। ये बात भी सच है कि ये लोग उनको नहीं बना पाए, सीनियर लीडर्स हैं, विधायक ही नहीं है। ये बात भी सच है कि उसी दौर में आपकी दोस्ती उनसे बड़ी गहरी और प्रगाढ़ हो गई। भाई देखिए, बाइपोलर पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश की, तो हमने इसके लिए मना तो नहीं किया। भाई अल्टीमेटली दे जॉइंट बीजेपी जी। हमने इसके लिए हम इसमें छुपाने वाली कोई बात तो है नहीं जी। लेकिन आज देखिए ललित जी, आप कितने प्रयास कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से हितेश वाजपेयी कब हटेगा, ये तो मैं ही तय करूंगा ना जी। भाई ये तो और कोई नहीं तय करेगा ना, ये और मेरे भाजपा के बीच के संबंध है जी। तो जब संबंध में खटास आती है तब आदमी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाता है। मतलब बहुत साधारण सी चीज है भाई, इसको हम नहीं, दरअसल और भी विकल्प थे, जैसे उनके पिता ने एक अलग पार्टी का रास्ता अख्तियार किया था, पर बीजेपी में ही जाना विकल्प।
मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर इसका वो जवाब दे सकते हैं ना जी कि भाई उन्होंने तय किया। आप सोचिए पिछले कुछ सालों में जो हृदय परिवर्तन हुआ, इस वजह से ये सवाल आपके तरफ भी आता है। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों के। नहीं, एक्सपर्ट कोई नहीं होता। देखिए साहब, क्या होता है राजनीति में, सब परिपक्व लोग होते हैं और आप स्वयं जानते हैं, सबके प्रोफाइल देखिए, दे आर ऑल सीनियर कांग्रेस लीडर्स जी। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने सोच समझ के सब निर्णय लिए होंगे। और यदि वो भाजपा में आए हैं तो कोई चोरी छुपे तो आए नहीं है। जी जी। भूपेन गुप्ता साहब एक सब बात भी उन्होंने अभी कही कि अगर ये स्थितियां हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैं एक और बात आपके सामने रखता हूं ललित जी। यदि 15 सांसद 15 विधायक और बाकी हैं, यदि वो भी आ गए तो फिर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी कोई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है ललित जी। और भाई दलों में जब उच्च प्रबंधन में गड़बड़ होती है तो होता है। भाई शरद पवार जी अलग हुए, ममता जी अलग हुई, सब कांग्रेस के लोग हैं। वो सब छोड़िए, आप सोचिए हमारे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, वो भी आजादी के पूर्व कांग्रेस के ही जनरल सेक्रेटरी थे जी। तो ये तो भाई इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन जब डेमोक्रेसी में दलों के अंदर लोगों का विश्वास नहीं रहता है तो लोग दल बदलते हैं। मतलब इंतजार किया जा रहा है कि अगर और कुछ आ जाए तब शायद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, या राजनीति बहुत ललित जी वाइटल साइंसेस है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंतजार कोई करे ना करे, अपनी योजना बनाए, वो अपनी जगह है जी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि रोज क्या घटित हो रहा है जी। क्योंकि दोनों पक्ष जो होते हैं वो बहुत राजनीति के माहिर खिलाड़ी होते हैं। कल शायद चौहान साहब ने भी कहा कि बड़ा अच्छा काम भदौरिया साहब ने भी किया बेंगलोर में, ये बड़ा अच्छा काम जिसके लिए वो मंत्री पद लायक हैं। ये दरअसल गुप्ता साहब ने भी एक बात कही थी। हाँ भाई देखिए, ऐसे वक्त में ऐसे लोगों का प्रबंधन देखना जो भाजपा में कभी नहीं रहे और उनकी आवश्यकताएं पूरी करना, उनके साथ रहना और उनको प्रोटेक्टेड रखना, जबकि आपने देखा था किस प्रकार से मतलब ये आप मान रहे हैं कि आप ही लोगों ने उन्हें पूरा प्रोटेक्शन दिया, ये तो कम से कम अब आप मान रहे हैं। शुरुआत में नहीं मान रहे थे जब घटनाक्रम पूरा चल रहा था। जी, मुझे चूंकि इस विषय की पूरी जानकारी बेंगलोर की अधिकृत रूप से नहीं है जी, तो मुझे लगता है कि आप चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब जानकारी आपको सारी है, पूरा घटनाक्रम आपका देखा हुआ है, बातचीत भी इन सबके बीच। आप गुलाटी खा रहे हैं। ये गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज। जी जी, भूपेन गुप्ता साहब। डॉक्टर साहब आप धीरे से गुलाटी खा रहे हैं, इनको वहीं रखिए फिक्स, अभी जो इन्होंने कहा है। नहीं, मैं तो वही हूँ भूपेन जी, लेकिन मुझे लगता है कि चिंता कांग्रेस की करिए। आप लोग पुराने कांग्रेसमैन हैं, अच्छे हैं। डॉक्टर साहब जब वाइटल राजनीति की बात कर देते हैं तो आयाम बदलने लगते हैं। जी गुप्ता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हंस भी रहे थे आप अभी। डॉक्टर साहब से बीजेपी इसलिए डरती रहती है क्योंकि ये धीरे से बैकडोर से सच बोलते हैं और जो है वो सच बड़ी दूर तक जाता है। आज डॉक्टर साहब ने जो उद्घाटन किया है ये भी एक जो है बड़ा भारी सच है और हम इनको आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनकी जो प्रबंधन कुशलता थी बेंगलोर में भदौरिया जी की, वो पुरस्कृत होनी चाहिए। तो पुरस्कृत ये पुरस्कार ही अपने आप में जो है उस जो एक अपराध घटित हुआ लोकतंत्र के साथ, जो पाप किया गया मध्य प्रदेश की जनता के मैंडेट के साथ, तो उसकी स्वीकारोक्ति है। जी जी जी। अपराध किसने किया वो जी? जो प्रबंधन में लगे थे, जो प्लेन के बिल चुका रहे थे। ये बीजेपी के लिए शायद वो प्रबंधन है, आपके लिए अपराध है गुप्ता साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। फेल हो रहा था, हमारा बार बार मानना नहीं है, हमारा बार बार मानना ये भूपेन जी कि कमलनाथ जी को अंधेरे में रखकर इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं संवादहीनता या हम कह सकते हैं कदाचरण हुआ है, ये वो भी कहते हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी। आप कह रहे हैं कमलनाथ जी को अंधेरे में रखा गया, रजनीश अग्रवाल साहब तो कहते हैं कि उन्हीं का मिसमैनेजमेंट था पूरी सरकार गिरने में, और अमित शाह साहब कह रहे हैं कि नहीं, श्रद्धा भाव कम हुआ है आला कमान के प्रति। कोई एक बात डिसाइड नहीं हो पा रही डॉक्टर साहब। ललित जी एक बढ़िया बात सुनाता हूँ मैं आपको। सर जानती के अंदर क्या हुआ है जी, अंदर घर का खेल है। ठीक एक बार, हाँ गुप्ता साहब प्लीज।
देखिए, इनने कहा कांग्रेस में क्या हुआ है, तो उसका एक स्पष्ट चीज में छोटी सी एक घटना भी सुनाऊंगा। जिनकी अभी चापलूसी करने में लगे ये लोग, उनका ये अभी एक बयान है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कांग्रेस में तो ये हुआ है कि दो भाइयों के बीच में असहमति है या किसी चीज को नियंत्रण को लेकर कोई जो है बात है, तो एक आदमी ने जो है बाहर से आके उसको उकसाया और उसने जो है अपनी माँ की हत्या कर दी। तो ये जो है, ये माँ की हत्या कर दी। झगड़े तो सभी जगह होते हैं पार्टी में, इनके यहाँ भी अभी हो रहे हैं दमादम। जो बयान आ रहे हैं इनके नेताओं के, उनके सबके अपने निहितार्थ हैं और सबकी बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। लेकिन जो माँ की हत्या करने तक जो पार्टी माँ समान होती है, उस सीमा तक अगर किसी को जो है उकसाया जाता है, तो वो जो लोग शामिल हैं वो बराबरी के अपराधी हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं इनसे कहूँ कि ये जो दुष्प्रचार करते हैं कि ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, आदर नहीं था, सम्मान नहीं था, खून का घूंट पी रहे थे, ये जो नौटंकी अभी एक विधायक हैं जी अशोकनगर के जी साहब, उनने बयान दिया है कि साहब हमने पटवारी के ट्रांसफर का कहा था, कमलनाथ जी ने नहीं किया। अब पटवारी के ट्रांसफर कौन करता था? वही सिंधिया जी के मंत्री साहब करते थे, गोविंद राजपूत। ठीक। तो अब जो है गोविंद राजपूत उनका ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। पूरा वक्त देकर आपकी दोनों बातें हमने सुनी। मैं रोक रहा हूँ गुप्ता साहब, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात लेकिन डॉक्टर वाजपेयी ने वही कही थी कि वो जिस बेटे की आपने मिसाल दी, वो कोई नासमझ बच्चा भी नहीं कहा जा सकता, बड़ा मैच्योरिटी उसकी इससे पहले आपकी पार्टी प्रचारित करती रही। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, उपचुनाव तक तो इस सवालों के सिलसिले चलते रहेंगे। ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दंतेवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 8 लाख का इनामी नक्सली दसरू पुनेम कंपनी नंबर 2 में सक्रिय था। 8 लाख का इस पर इनाम था। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी यह कामयाबी है। कंपनी नंबर 2 में सक्रिय था। डीआरजी एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हुर्रेपाल बेचापाल के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई और 8 लाख का इनामी दसरू ढेर हो गया, ढेर कर दिया गया। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। नक्सल मोर्चे पर डीआरजी और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। हुर्रेपाल बेचापाल के पहाड़ी जंगलों में ये मुठभेड़ हुई और फिर 8 लाख का इनामी नक्सली इसमें ढेर हुआ है। कंपनी नंबर 2 में दसरू पुनेम लंबे अरसे से सक्रिय था, कई मामलों में मोस्ट वांटेड था और यही वजह है कि सरगर्मी से इसकी तलाश भी की जा रही थी। अब इस मुठभेड़ में दसरू को ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, दंतेवाड़ा से पुलिस नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। दसरू इसका नाम है, लंबे अरसे से सक्रिय था। कंपनी नंबर 2 में ये सक्रिय था। और एक तरफ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है, वहीं जिम्मेदार ही इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। रतलाम में आलोट से विधायक है मनोज चावला, उन्हें लॉकडाउन का उल्लंघन करना महंगा पड़ा है, उन पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि आलोट कृषि मंडी के सामने प्रदर्शन उन्होंने किया था। आलोट विधायक पर धारा 188 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सागर के बीएमसी कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फफूंद लगा खाना दिया जा रहा है। कोरोना मरीजों को मिल रहा खराब खाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीएमसी में भर्ती कोविड मरीजों को मिलने वाले खाने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। डीन ने हालांकि इस मामले में सफाई दी है। खबर भोपाल से, जहां लॉकडाउन में रईसजादे पार्टी कर रहे थे। कोहिफिजा पुलिस ने रेस्तरां और हुक्का बार पर दबिश दी है। टर्टल आइसलैंड रेस्तरां और हुक्का बार पर यह दबिश दी गई, जहां पार्टी करते रेस्तरां संचालक समेत 16 रईसजादे यहां से गिरफ्तार किए गए। क्या रईसजादों पर कोई रोक नहीं है? आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, इन रईसजादों को ये कैसे सूझ भी गया कि वो रेस्तरां में पार्टी कर लें
हुक्का बार चले जाएं। और आज प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल अरब सागर में उठने वाले समुद्री तूफान का मध्य प्रदेश पर असर हो सकता है। आज से भोपाल के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा असर इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में दिखाई देगा। इंदौर और उज्जैन संभाग के इंदौर है, उज्जैन है, नीमच, मंदसौर, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, यहां भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3, 4, 5 जून को भारी बारिश हो सकती है। इधर केरल से एक श्रमिक ट्रेन 263 मजदूरों को लेकर रात 3 बजे मुरैना स्टेशन पहुंची। इन मजदूरों में जिले के सबसे ज्यादा मजदूर हैं, बाकी श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी यहाँ के भी मजदूर हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इनकी सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद इन्हें बस से अपने अपने गांव के लिए रवाना किया गया है। इन सभी मजदूरों को घर पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।